नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण से लाइन बाय लाइन सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं और द्विवेदी युग पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उस समय हमने देखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को गद्य और पद्य के रूप में व्यवस्थित कर रहे थे और मानक रूप में व्याकरण संबद्ध व्यवस्था के अनुरूप दोनों विधाओं में खड़ी बोली का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके ऊपर बल दे रहे थे। सरस्वती पत्रिका का इसमें काफ़ी योगदान रहा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब हम खड़ी बोली को व्याकरण के दृष्टिकोण से द्विवेदी युग में परिनिष्ठित होते हुए देख रहे थे, तो क्यों नहीं हम ये समझें कि वही खड़ी बोली आगे चलकर हिंदी के रूप में व्यवस्थित होती है। हिंदी व्याकरण पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा की जाए। तो आज की चर्चा आगामी सभी राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि परीक्षा में एक भी प्रश्न व्याकरण से संबंधित गलत नहीं होगा। वैसे तो हम सभी अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, भले उसमें शुद्धियाँ हों, अशुद्धियाँ हों, लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं। लेकिन देखते हैं कि परीक्षाओं में व्याकरण से संबंधित बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य को लेकर प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। वहां पर हमें कठिनाई होने लगती है, क्योंकि हम अभिव्यक्ति तो करते हैं, लेकिन व्याकरण को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमें परीक्षाओं में कई ऐसे सवाल होते हैं जो कि कठिन प्रतीत होते हैं। तो चर्चा में विस्तार से करूं, आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि हिंदी व्याकरण को लेकर हमने बहुत पहले ही बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई थी, उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मैं नज़र आऊँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूँगा, आप देख सकते हैं। उस समय मैं काफ़ी मेहनत से व्याकरण का पोर्शन बनाया हुआ था, चूँकि मैं नया-नया था इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हो सकता है कि आप सभी को इतना विश्वास नहीं रहा होगा। लेकिन अब आप दोबारा देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाक़ई में मेहनत करके बनाया गया है। क्योंकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को जब चुना था, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को और हिंदी व्याकरण पर ही जोर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि यदि आप प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा आपने, तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के साथ-साथ हिंदी व्याकरण से लगभग 25% सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम उन बिंदुओं पर विचार करेंगे, जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और किन इकाइयों को, किन अध्यायों को हमें अच्छे से देखना चाहिए परीक्षा के पहले, कि जहाँ से ज़्यादा सवाल हम कर पाएँ और अधिकतम अंक को हासिल कर लें। तो सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप जुड़े रहेंगे। जब भी हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? व्याकरण के माध्यम से ही भाषा सुव्यवस्थित होती है और समझ में आती है। वैसे तो हम अपने संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं, तब उसमें शुद्धता की ज़रूरत आ जाती है। तो व्याकरण को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कहते हुए नज़र पाए जाते हैं कि हमारा बहुत कमज़ोर है, व्याकरण पोर्शन बड़ा कमज़ोर है, इसके लिए कौन-सी किताब पढ़ें? कमज़ोर इसलिए है कि जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, आलोचना पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं कि वाक्य किस तरीके से है। समझ में तो आता है जो कुछ पढ़ते हैं, शब्द कैसे लिखे गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान न देने की वजह से ही व्याकरण का पोर्शन कठिन लगने लगता है और विद्यार्थियों के मन में आता है कि कोई भी ऐसी किताब होगी, जिसको कि हम पढ़ लेंगे और व्याकरण का पोर्शन ठीक कर लेंगे। आप जानते हैं कि व्याकरण एक वैज्ञानिक पद्धति पर है। कोई भी किताब आप खरीदिए, सब में वही फ़ॉर्मूला दिया गया है, वही सूत्र दिया गया है। एक बार आप व्याकरण के फ़ॉर्मूलों को समझ गए, नियम कानूनों को समझ गए, तो लाख प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो इस पर भी हम जोर देंगे और ये भी देखना है कि कैसे आप सर्वाधिक अंक ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर लेकर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलते हैं हम बात करते हैं कि सबसे पहले
हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए आपको हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। खास तौर से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इसमें सवाल पूछा जाता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति से लेकर कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्रम क्या है और जो हिंदी है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है और तमाम अपभ्रंश हैं अलग अलग जो कि आगे चलकर उपभाषाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं अलग अलग अपभ्रंशों से उनका संबंध है और उन उपभाषाओं के अंतर्गत अलग अलग बोलियां हैं। तो आप देखेंगे परीक्षाओं में कि इस पोर्शन से सवाल रहता ही रहता है। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि हिंदी का महत्व क्या है। जैसे कि राजभाषा के रूप में है तो राजभाषा के रूप में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रभाषा के तौर पर कि राष्ट्रभाषा किसको कहा जा सकता है, संपर्क भाषा के रूप में, संचार भाषा के रूप में। तो हिंदी का महत्व इन इन क्षेत्रों में है। तो शुरुआती दौर में परिचयात्मक रूप में 2-3 पॉइंट से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित हो, चाहे हिंदी के क्षेत्रों को लेकर हो और हिंदी के महत्व को लेकर हो। तो इन बिंदुओं को आप परीक्षा से पहले एक नजर जरूर देखिए। आगे जो पॉइंट आता है वो इससे भी महत्वपूर्ण है। हम पहुंच जाते हैं हिंदी भाषा का जो व्याकरणिक स्वरूप है, जो उसकी बनावट है, उसको लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ध्वनि। ध्वनि को लेकर अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है, ये सवाल पूछा जाता है। और इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि ध्वनि और वर्ण क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ हम बताते हुए आपको केवल इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हिंदी व्याकरण पर आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण की पुस्तकों को लेकर, हिंदी व्याकरण के पॉइंट्स को लेकर हमने अलग वीडियोज बनाए हुए हैं, उनको आप देखिए और फिर हम कुछ नया भी जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के बहाने आपके दिमाग में बहुत नई चीजें भी बैठेंगी और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसी तरीके से हमें पढ़ना है। तो हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ लिए, उत्पत्ति के बारे में, क्षेत्र के बारे में और फिर भाषा का महत्व क्या है। अब विशुद्ध तरीके से हम हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले नंबर पर आता है यहाँ पर ध्वनि। अब ध्वनि और वर्ण इन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में। हालांकि जिन चीजों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से 7वीं 8वीं की क्लास में ही बता दिया जाता है। आप याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को कि आपको हिंदी व्याकरण पर ज्यादातर जोर छोटी कक्षाओं में दिया जाता था और आपको अगर अच्छे शिक्षक मिल जाते थे तो आपका व्याकरण पोर्शन अच्छा हो जाता था और गड़बड़ मिल जाते थे तो आजीवन उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ता था। तो ध्वनि और वर्ण को लेकर प्रायः इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि दोनों एक ही हैं या अलग हैं। ध्वनि का अगर हम अर्थ देखें तो साउंड से इसको लगाया जा सकता है, यानी कि किसी चीज का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो ध्वनि के अंतर्गत करते हैं या फिर अभिव्यक्ति देते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है। लेकिन जब हम उसी को लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाने लगता है। यानी ध्वनि जो है वो उच्चरित या अभिव्यक्त है, जिसको कि जैसे मैंने बोला क, तो ये ध्वनि है। लेकिन मैं उस क को लिख देता हूं तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। यानी कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और इसका खंड नहीं होता है। ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो क बोल रहे हैं तो इसमें अ भी आ रहा है, दो ध्वनियां आ रही हैं। लेकिन जब इसको हम पूर्ण रूप से इस तरीके से लिख दे रहे हैं क, तो ये वर्ण के रूप में हो गया। आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। अब वर्णों को लेकर भी है कि स्वर है, व्यंजन है। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इसको लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं, कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो सवाल प्रायः पूछा गया है। आपको एग्जाम के पहले इन बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रख के जाना है ताकि आप वहां पर प्रश्न को देखते ही इस फॉर्मूलों को ध्यान में रख लें कि अघोष का मतलब पहला दूसरा वर्ण, सघोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, महाप्राण का मतलब कि दूसरा चौथा वर्ण, ठीक है, अल्प प्राण का मतलब पहला तीसरा पांचवा वर्ण। ये यहाँ पर हमने फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक है। अभी तक जिन बच्चों को लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन में ही मैं लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भूमिका आपको देना पड़ता है कि मैं किन बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। और भूमिका में एक भी शब्द आप देखेंगे कि अपव्यय नहीं है या फिर अनावश्यक नहीं है, एक एक शब्द का उसमें महत्व। तो देखिए अब आप कभी भी अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण को नहीं भूल पाएंगे। इस फार्मूले को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे चलकर आप देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में
काफी है कि अनुस्वार जिसका कि उच्चारण करते समय नाक से ज्यादा जोर दिया जाता है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। संकेत के तौर पर हम देखें तो अनुस्वार का जो संकेत है इस तरीके से है, ठीक है, और अनुनासिक का चंद्र बिंदु की तरह है। तो ये व्यवहारिक जीवन में हम कई बार चांद ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब व्याकरण में जाते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है। बोलने के लिए और जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो भी समझ रहा है कि आप चांद कह रहे हैं, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं तब आपको व्याकरण को ध्यान में रखना पड़ता है। यही फर्क है पढ़ने में और लिखने में। तो यहाँ पर अनुस्वार, अनुनासिक, पंचमाक्षर और अनुसार, अनुस्वार, पंचमाक्षर आप जानते हैं कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो पंचम अक्षर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसको आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई संधि है। अब जैसे ही मैंने कहा कि इसमें कौन सी संधि है तो आप बता देंगे कि इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ऐसे ही शब्दों को जब आप देख रहे हैं तो हमेशा आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आपको चीज बताई जाएगी तभी आप व्याकरण पढ़ेंगे। उठते बैठते पढ़ते लिखते जैसे भी आप चीजों को देख रहे हैं, मानकर चलिए कि आप ध्यान दे रहे हैं तो व्याकरणिक रूप से उस पर विचार कर रहे हैं। और हम कभी करते नहीं है, व्यवहारिक रूप में पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। परीक्षाओं के पहले फिर कंफ्यूजन शुरू होने लगता है। तो पंचमा अक्षर आप जान गए, अनुस्वार जान गए। वर्णों का उच्चारण स्थान, इससे रिलेटेड खूब सवाल पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि उच्चारण स्थान में कुल 5 वर्ग स्थान है, जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है, कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धन्य, मूर्धा जिसको बोलते हैं, दंत्य, ओष्ठ, ये मुख्य रूप से है। अब वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ टीचर बताया करते थे कि कचोटता हुआ प्यार, कचोटता प्यार। अगर आपको नहीं याद आ रहा वैसे याद आ जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो क, च, ट, त, प एकदम से आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये तो वर्ग हो गया। और उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गया, ये मुख्य रूप से है, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान हो गया। अब देखने में आता है कि हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में गए तो घुमाने के लिए आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि अंतस्थ बताइए कौन कौन है। तो य, र, ल, व आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सवाल आता ही आता है, चाहे जब भी आए किसी भी फॉर्मेट में आए, आता है अंतस्थ को लेकर, जिसको कि हमने बताया कि अल्प प्राण है। अंतस्थ किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण, जिसको कि शॉर्ट में एपी मैंने लिखा हुआ है। और जितने भी अंतस्थ हैं वो अल्प प्राण है और सघोष है। आपने ऊपर फार्मूला को देख लिया है, लेकिन यहाँ से इसको जोड़ना है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। इसको मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है कि कितना भी आप व्याकरण पढ़कर जाएंगे, यहाँ से सवाल आता है, बच्चे लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अनुराग हिंदी एकेडमी में जुड़े हैं वो नहीं लड़खड़ाएंगे, उनको मैं इसीलिए ताकतवर पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अंतस्थ आप ध्यान में रख लिया हूं कि अल्प प्राण है, य, र, ल, व है और सघोष है। और उष्म, अंतस्थ और उष्म दोनों पूछे जाते हैं। तो उष्म में आ गया श, स, श और ह। और आप जानते हैं कि इन तीनों स को लेकर कितना कंफ्यूजन होता है, और यहां तक कि इंटरव्यू में भी आपको टोक दिया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार इंटरव्यू में मैं गया हुआ था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें इन्हीं तीनों श को लेकर, स को लेकर, स को लेकर मुझसे एक वाक्य पढ़वाया गया था। तो कई बार आपके क्षेत्रीय प्रभाव, जो भी जहां पर आपका जन्म स्थान है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हरियाणा में स्कूल को सकूल बोलते हैं, तो वहां के बच्चों को लगता है कि सकूल सही है, लेकिन अगर पूर्वांचल के बच्चे स्कूल बोलेंगे तो वो बोलेंगे गलत बोल रहा है, जबकि स्कूल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्धता को लेकर कई बार उसके ऊपर क्षेत्रीयता भी हावी हो जाती है। तो इन तीनों जो स हैं, अभी उच्चारण पर मेरे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको व्याकरण के बारे में जरूर बता रहा हूं, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ व्याकरणिक दोष होते हैं। तो आप ध्यान में रखें, कोशिश यही की जाती है कि शुद्ध तरीके से बोला जाए। और कई बार शुद्ध बोलने में हम इन तीनों का प्रयोग बड़ा अलग अलग ढंग से करते हैं। मुझे याद आता है कि एक नेता है गोरखपुर साइड के, जो कि चुनाव लड़े हुए थे, अपनी पार्टी भी बनाए थे, ठीक है। वो बोलते थे मैं उस समय, तो हंसी आती थी सुन के, ठीक है ना। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भी वहां का आप देखेंगे परीक्षा को लेकर या फिर कुछ शब्दों में उनके है ऐसा, तो हो सकता है कि उनके अंदर इस तरीके का हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये तीनों स हैं उष्म के अंतर्गत आते हैं, और ये महाप्राण, इनको हमने एमपी कहा, और ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो मैं चर्चा कर रहा था, जो सीएम है यूपी के इस समय, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ,
तो परीक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर आप देखेंगे उनके थोड़ा-सा उच्चारण में कुछ अलग है और इसी से व्यक्ति का पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है, ठीक है ना? आगे मैं बात करूँगा कि कैसे हम कैच कर लेते हैं। जैसे मेरा ही कोई वीडियो खोलकर छोड़ देगा और दूसरा व्यक्ति कोई आएगा तो बोल देगा कि फलाना लग रहा है पढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं पहचान भी है आपकी जो भाषा है और व्याकरण है। लेकिन एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं, तो व्याकरण का रोल इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं से हमें नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर मेरिट हमारी बनती है कि क्या है। तो देखिए, इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि अ, अंतस्थ क्या है, उसमें क्या है, सघोष, अघोष इसमें कौन है। तो उम्मीद है कि आप इसको अब तक नोट कर लिए होंगे, बातों को सुनते हुए नोट कर लिए होंगे। तो ये तो हो गया वर्णों का उच्चारण स्थान और क्या-क्या इन लोगों को बोला जाता है, ठीक है? अब है बलाघात, इसमें शब्द में ही छिपा हुआ है कि जिस पर हम विशेष बल दें या चोट पहुँचाएँ। बल, आघात, आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई न कोई संधि है। आप वो ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बार-बार आपको संधि की तरफ भी ले जा रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो, खटाक से आपका दिमाग काम करे कि हाँ, हमने पढ़ा था, इसमें भी दीर्घ संधि, ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बलाघात, इसको दूसरा शब्द दिया जाता है स्वराघात, यानी कि किसी पर हम विशेष बल देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला विशेष, तो इस पे जोर दे रहे हैं, स पे जोर दे रहे हैं। आप कई बार देखते होंगे कुछ लोग हैं, कुछ वर्णों पर ज़्यादा दबाव देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है? सब व्यक्ति इसी तरीके से बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बलाघात। संगम, संगम का मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ना। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा था, तो लोग बोलते थे कि संगम स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि एक से अधिक चीज़ें जहाँ जुड़ती हैं, उसको हम संगम बोलते हैं। जिसका कि दूसरा नाम है योजक चिन्ह, आपने इस तरीके से डैश करके देखा होगा। जैसे हम रात-दिन लिखते हैं, तो रात-दिन लिखते हैं तो ऐसे सीधा-सीधा नहीं लिखते हैं और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को बतलाता हूँ कि जो शब्द होते हैं, उसमें भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है अगर उनको हम सही लिखते हैं। और अगर गलत लिखते हैं, तो वही शब्द लगता है कि रोना टाइप का चेहरा बनाया हुआ है। जैसे रात-दिन यहाँ मैंने लिखा, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि ये अच्छा लग रहा होगा। तो संगम का मतलब होता है कि 2 शब्दों के बीच में जो डैश है, लगता है कि दोनों शब्द अलग-अलग हैं लेकिन उनको जोड़ देता है वो। अनुतान, अनुतान का मतलब है एक तो है तान और अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है? तो मतलब कि उतार-चढ़ाव। जब भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके उच्चारण में हम उतार-चढ़ाव करते हैं। किसी पर विशेष जोर देते हैं, किसी पर कम जोर देते हैं, ठीक है? तो वो हो गया अनुतान। इसके बाद हम संधि पढ़ते हैं। संधि का मतलब होता है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ध्वनि के माध्यम से हम अ, वर्ण और जितनी भी चीज़ें हैं, उसको समझते हुए एक अपने दिमाग में रख लेते हैं कि कौन चीज़ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? तब आ जाता है शुद्ध-अशुद्ध का दौर। शुद्ध-अशुद्ध अचानक नहीं आया हुआ है। सभी नियम कानून बन गए। अब उन नियम कानूनों के आधार पर जो चीज़ें नहीं चल रही हैं, तब हो गया वहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध का खेल शुरू हो जाता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि ध्वनि आपको समझ में आ गई होगी। मैं केवल पारिभाषिक शब्दावलियों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा, मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर व्याकरण आपको पढ़ना है, तो नीचे हमने लिंक दिया उसको आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अभी तुरंत नहीं जाना है, पूरा लेक्चर देख लेना है, समझ लेना है, तब जाना है। अगर आप हिंदी व्याकरण में जल्दीबाज़ी किए, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह। पूरा क्रम से मैं बता रहा हूँ। पहले भाषा के बारे में बतलाया, फिर ध्वनि के बारे में बतलाया। अब जब हमें पता चल गया कि हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में आप देखेंगे कि 26 वर्ण हैं और हिंदी में जस्ट उसका दूना है। ऐसे कोरिलेट करके आपको देखना है। तो अब देखना पड़ेगा आपको हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, ठीक है? और विराम चिन्ह, क्योंकि जब हम बोलते हैं, तो वहाँ पर वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर विराम चिन्हों का भी काफ़ी रोल है, ठीक है ना? जैसे आप पढ़े होंगे अ, रोको नहीं द इस तरीके से रुको, मत जाओ, ठीक है? एक तो हो गया ये विराम चिन्ह मैं यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ है रुको, मत जाओ, तो देख रहे हैं कि दोनों में क्या हो जाए शब्द वही हैं, सब वही हैं, तीनों शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विराम चिन्ह की वजह से क्या हो जा रहा है, सब चीज़ें बदल जा रही हैं, अर्थ बदल जा रहा है। तो हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है कि ध्वनि क्या है,
फिर लिपि क्या है? क्योंकि भाषा को हम बोलते हैं, उसमें ध्वनियों का सब मिश्रण है, लेकिन जब उसी भाषा को हम लिखते हैं तो लिपि कहलाती है। अब सामान्य तौर पर यहाँ लिपि लिख दिया है, लेकिन जब हम परीक्षाओं में जाते हैं तो लिपि के नाम पे आपको देवनागरी लिपि पढ़ना पड़ता है, उसकी वैज्ञानिकता को पढ़ना पड़ता है, उसके सुधारों को लेकर पढ़ना पड़ता है कि देवनागरी लिपि के लिए कौन-कौन से सुधार करने के प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब इसके बहाने अपने दिमाग में आप रख लेंगे कि लिपि जब हम कह रहे हैं, तो सामान्य बात नहीं है, इसमें आपको पूरा देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है? लिपि चिन्ह कौन-कौन से हैं, इसको लेकर। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, कि कौन वर्तनी शुद्ध है और कौन वर्तनी अशुद्ध है। इसके भी नियम कानून हैं, आपके मन में आ सकता है। जैसे कई हमारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि क्यों माना जाए कि दूध शब्द लिखा गया तो उसपे बड़ा ही रहेगा, छोटा क्यों नहीं रहेगा? तो ये व्याकरणचार्यों ने बनाया हुआ है कि किस पे बड़ा रहेगा, किस पे छोटा रहेगा, ये चीज़ें हैं। मुझे याद आता है कि एक दिन क्लास में मैं चूहा लिखने के लिए चूहा और मैं करके आप लोगों ने एक निबंध पढ़ा होगा हरिशंकर परसाई का। तो उसमें चूहा था, तो मैं टेस्ट ले रहा था बच्चों का। तो कुछ बहुत चतुर बच्चे थे, उन्होंने चूहा ऐसे लिख दिया था। दोनों तरफ उन्होंने मात्राएँ दी हुई थी। अब मेरे ऊपर निर्भर था कि उसको मैं क्या मानूँ? तो पहले तो मैं देखकर हँसा। अब क्योंकि बच्चों को पता था कि मैं वर्तनी ज़रूर देखूँगा, तो उन्होंने अपने बचाव में दोनों तरफ इसको मुँह को मोड़ दिया हुआ था। अब इसको लेकर क्या कोई कर सकता है? तो विद्यार्थियों के मन में जब वो ध्यान नहीं देते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या वो सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि सूरदास ऐसे लिख देते हैं और मैं बार-बार बोलता हूँ कि कितना भी आप अच्छा सूरदास पर लिख रहे हैं, पूरा उनको वात्सल्य रस का सम्राट सिद्ध कर दिए, लेकिन अगर सूरदास ठीक से नहीं लिख पाए, तो फिर आपका नंबर कटना तय है। क्यों? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कबीर भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमने तो पेज खूब भरा है। हिंदी के विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बताते हैं कि जाकर खूब पेज भर देना नंबर मिल जाएगा। कई जगहों पर मिलता भी है, लोग आँख बंद करके नंबर दे भी देते हैं। हिंदी में अपेक्षाकृत जो मार्किंग होती है, उदारवादी दृष्टिकोण से होती है। ठीक है? फिर भी ये इसीलिए ये सब कठिनाई है। यही अगर अंग्रेजी में हो जाती, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती। अंग्रेजी में हम बहुत कम गलतियाँ करते हैं, अगर अच्छे से देखा जाए तो। लेकिन हिंदी में बहुत लापरवाही है। आप ट्रकों पर देख लीजिए, बसों पर देख लीजिए, रेलवे स्टेशनों पर देख लीजिए या फिर जहाँ भी आप थोड़ा बहुत देखेंगे, तो पेंटरों द्वारा जो भी कुछ लिखा रहता है, अब पेंटर पीएचडी तो किए नहीं रहते हैं, जितना पढ़े रहते हैं उसी हिसाब से वो लिख देते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखना है कि सब नियम बनाए गए हैं कि किसको कैसे लिखना है, उसकी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद हम पहुँचते हैं अशुद्धियों के तरफ कि क्या क्यों कौन-सी चीज़ अशुद्ध है और उसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है? तो जब आप पढ़ते हैं इसको तो वैसे लोग याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में हमने बतलाया ही कि कैसे कॉमा को इधर-उधर कर देते हैं तो अर्थ बदल जाता है। तो इसको लेकर भी आपको परीक्षा से पहले इन बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा से भी सवाल पूछे जाते हैं और संज्ञा के बारे में आपने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वस्तु, नाम, भाव का जो बोध कराता है उसको संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब विद्यार्थियों के दिमाग में 2 संज्ञाओं को लेकर ज़्यादातर सवाल होता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसके उदाहरणों को लेकर आमतौर पर व्याकरण में उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं कि ये उदाहरण किस संज्ञा का है? तो यहाँ पर इस वाले को तो आप समझ जाएँगे, भाव को, समूह को, द्रव्य को, सबको समझ जाएँगे। लेकिन जाति और व्यक्ति वाले में गड़बड़ी होने लगती है। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब वो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा, किसी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मैं बोलूँ छात्र, तो छात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैं बोलूँ भक्त, भक्त क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है? इसी तरीके से मैं बोलूँ श्रद्धालु, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो कि अभी वर्तमान समय में आपके आस-पास चल रहे हैं कि भक्तों की भीड़ लगी है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, छात्रों की भीड़ लगी है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी में से अगर किसी का नाम ले लिया जाए, ठीक है? मान लीजिए रजनीश बोल दिया जाए, तो रजनीश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है? कोई श्रद्धालु है जो खो गया है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम किसी एक की चर्चा करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक है। बहुत पहले जब मैं संज्ञा के बारे में पढ़ाया था,
तो कुछ विद्यार्थी ये कहते थे कि सर जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। तो ये छोटा सा अंतर आप समझ गए होंगे और इसी को अपने दिमाग में बैठाना है। व्याकरण का जो भी हम बता रहे हैं अपने दिमाग में एक बार बैठाना है फार्मूले के रूप में कि अब जातिवाचक संज्ञा कितना भी पूछेगा, जैसे मैं बोल दूं कि नेता, अब नेता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब ये किस तरीके का नेता है? सामाजिक नेता है, राजनीतिक नेता है, ठीक है ना। तो नेता एक वर्ग के बारे में बतला रहा है, ठीक। तो चीजें आप समझ गए होंगे, 5 भेद हैं। कई बार तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। इसके बाद संज्ञा के रूपांतर भी होते हैं, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर। अब लिंग क्या है? शब्द की जाति बतलाता है लिंग, ठीक है। जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 तरीके के लिंगों की बात हिंदी में की जाती है, संस्कृत में भी की जाती रही, ठीक है। तो लिंग का मतलब क्या हो गया? जाति। वो उस जाति कास्ट से रिलेटेड नहीं है, वर्ग और क्लास से रिलेटेड है। अब है वचन। वचन का मतलब होता है संज्ञा का बोध कराना। अब जैसे मान लीजिए वचन तो बोला जाता है कि कोई अगर किसी को कोई बात दे दिया है, वचन आपने कहानियों में पढ़ा होगा, जो पौराणिक आधार पर कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वचन का मतलब है संख्या का बोध कराना, एक वचन, बहुवचन। तो हिंदी में 2 तरीके के ही वचन है, जबकि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां पर द्विवचन का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें कि हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है, तो 2 है, एक वचन या फिर बहुवचन। कारक, कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और सवाल पूछे जाते रहे। तो हिंदी में कारकों की संख्या कुल 8 है। और कारक का मतलब क्या होता है कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा व सर्वनाम का संबंध बतलाना कारक कहलाता है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को वाक्य में जो भी शब्द आए हुए हैं निर्धारित जो कर रहे हैं उसको हम कारक कहते हैं। और कारक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण, संबोधन, ये सभी कारक हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब है पद। कारक के बाद आता है पद। पद का मतलब है कि शब्द जब किसी वाक्य में क्रमबद्ध कर दिए जाते हैं तो वो पद कहलाता है। वैसे तो हमने पढ़ा होगा कि सूर के पद, ठीक है, कबीर के दोहे, सूर के पद। पद जब भी आता है तो लगता है कि कोई कविता वाला होगा, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से हम देखें तो पद का मतलब ये है कि जब सभी शब्दों को एक वाक्य में क्रमबद्ध तरीके से कर दिया जाए तो वो पद कहलाता है। यानी कि सबसे पहले कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी, फिर कर्म होगा, फिर अन्य पद है। लेकिन हिंदी में आप देखेंगे तो कर्ता है। मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि राम पत्र लिखता है, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा पद है। वाक्य में कौन कौन से शब्द कहां पर रहेंगे? सबसे पहले कर्ता रहेगा, फिर कर्म रहेगा, फिर क्रिया रहेगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको पद बोल सकते हैं, एक पूरा पद है। आगे बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम के बारे में आपने बचपन के कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम के कुल 11 भेद माने गए हैं, लेकिन अगर प्रयोग की दृष्टिकोण से देखें तो कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अब इसमें पुरुष को लेकर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो आप देखेंगे कि मैं, तू, वह, इस तरीके का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन परीक्षाओं में जाएंगे तो ये अब उदाहरण पुराने हो चुके हैं, हम नए उदाहरण पूछे जाते हैं कि लेखक और वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत है, तो है उत्तम पुरुष। पाठक और श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत है, तो है मध्यम पुरुष। और इन सभी को छोड़कर जो भी आते हैं वो सब अन्य पुरुष में, यानी लेखक, वक्ता, पाठक, श्रोता को छोड़कर अन्य सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत है। यानी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन दोनों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि लेखक किस पुरुष के अंतर्गत है, तो आप वहीं दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि क्या पढ़े थे हम, अब वो इधर उधर देखना भी शुरू कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। संज्ञा की तरह इस सर्वनाम के भी रूपांतरण है और लिंग, वचन और कारक के दृष्टिकोण से, तो आपको इसके बारे में बताना ही नहीं है। अब सर्वनाम की कारक रचना भी है रूप रचना के आधार पर, और पद परिचय भी। तो मुख्य जो सवाल पूछे जाते हैं ऊपर से मैंने बतला दिया, इनको आप अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आज के वीडियो लेक्चर से अब बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। चूंकि
आपने हिंदी व्याकरण ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बहुत अभ्यास किया होगा, लेकिन मैं उन चीजों पर क्लिक कर रहा हूं जिससे कि ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब यह है कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्रम से देख रहे हैं आप, संज्ञा के बारे में बात किया, सर्वनाम के बारे में बात किया, फिर विशेषण आ गया। और विशेषण का मतलब यह कि विशेषता बतलाने वाला शब्द। किसकी विशेषता बतला रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की। अब देखा जाए तो व्याकरण में विशेषण के कुल 4 भेद किए गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के जो उदाहरण है उनको आप ध्यान में रखिए, जैसे मैं, तू, वह, ये क्या है? सार्वनामिक है, यानी कि जो सर्वनाम से बना हुआ है। गुणवाचक विशेषण में आप समझ जाएंगे गुणों से रिलेटेड रहेगा। संख्यावाचक में मतलब जो एक निश्चित संख्या रहेगी, 1 2 3 4। और परिमाणवाचक में जैसे कुछ, ठीक है, बहुत, इस तरीके से कि परिमाण तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ये पता नहीं कि कितना है। ठीक, तो ये चीज है। और एक और शब्द आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब जो विशेषण की विशेषता बतलाता हूं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तब तेज का ही जो है वो बहुत जो है प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से उदाहरणों को आप देखेंगे तुरंत कैच कर लेंगे कि कौन सार्वनामिक है, कौन गुण है, कौन संख्या है, कौन परिमाणवाचक है, प्रविशेषण क्या है। ये पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि आरओ आरओ के एग्जाम में ये पाठ्यक्रम में भी है। ठीक है ना, खूब सवाल इससे आते रहे। आगे बात करते हैं कि क्रिया। क्रिया का मतलब है काम का करना या होना। ठीक है, क्रिया जिसको हम वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में, और क्रिया कई बार लोग बोलते हैं क्रिया कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? काम का करना या होना। अब अगर हम क्रिया के भेद को देखें तो इसके भेदों को लेकर बड़ा मतलब अलग अलग तरीके से धातु के आधार पर क्रिया के भेद हैं। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, जैसे काम, ये मूल क्रिया हो गया। और काम से ही कमाना। जो व्यक्ति बाहर काम करने जाता है, आपने सुना होगा अपने आसपास के लोगों के द्वारा कि वो कमाने गए। ये नहीं कोई बोलता कि वो काम करने गए। कहाँ गए हैं? कमाने गए। अब रचना के आधार पर देखें तो दो तरीके की क्रिया होती है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक में जानते हैं कि उसमें कोई ना कोई कर्म हो रहा होगा। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। और राम सोता है, तो यहाँ पर अकर्मक है, क्योंकि सोना को क्रिया नहीं माना गया है। मान लीजिए जो आप रात में सोते हैं वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। तो यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं सकर्मक अकर्मक से। ठीक है ना, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखकर जाइए एग्जाम से कुछ दिन पहले, या फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए, या फिर व्याकरण को पढ़िए, तो इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखिए। अव्यय। अव्यय का मतलब है कि ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। और अव्यय से रिलेटेड इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं कि अव्यय से आप क्या समझते हैं। अव्यय का जो अगर इसको तोड़ दिया जाए तो अव्यय मतलब जिसमें कोई क्षय नहीं हो, उसका कुछ व्यय नहीं हो, वो जस का तस बना रहे, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय। इसी से एक शब्द बना हुआ है अव्ययी भाव समास। आप जब समास पढ़ेंगे तो वहां पर अव्यय से ही अव्ययी बना हुआ है। तो अव्यय का क्या रोल है कि चाहे वो लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो, अव्यय आता है, किसी को प्रभावित नहीं करता है। इतना समावेशी तो मैंने हिंदी व्याकरण में किसी को नहीं देखा है, मतलब अभी तक जितना पढ़ा है, कि कोई आए और उसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। जैसे आपने देखा जब, तब, इधर, उधर, आजकल, ये सब क्या है? अव्यय के उदाहरण है। और अव्यय का निर्धारण हम काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, दिशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि कई इसके भेद किए गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय के रूप में है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण जो है इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्या है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ से ज्यादा सवाल तो नहीं आता, बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कुछ शब्दों को देकर कि ये क्या है। तो आप समझ जाइए कि जब, तब, इधर, उधर, आजकल आए तो ये अव्यय। ढेर सारे उदाहरण है व्याकरण की किताब में। कोई भी किताब आप खरीदिए, आप देख लेंगे कि सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। किताबों को लेकर हमने चर्चा की है, और लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको व्यूज के रूप में देखा है, समझा है, खरीदा भी होगा। क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोज रही हैं, मैं उतना अच्छा दिखने में नहीं लग रहा था, तो बहुत लोग नहीं देखे होंगे। लेकिन अब आप धीरे धीरे विश्वास कर लिए होंगे, तो सौंदर्य के ऊपर नहीं जाएंगे, आप कंटेंट के ऊपर जाएंगे। हर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चश्मा दूसरी चीजों के लिए लगाया जाता है कि आंख में प्रॉब्लम हो,
तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सौंदर्य के पीछे मत जाइए, कंटेंट के पीछे जाइए। मैं उतना भी खराब नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपने अव्यय को देख लिया होगा। निपात, निपात से खूब सवाल पूछे जाते हैं। मुझे तो लगता है कि एक बार बीपीएससी के इंटरव्यू में मैं गया था, मेरे एक सीनियर से पूछ लिया गया कि निपात से आप क्या समझते हैं? उन्होंने पीएचडी कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था, वो हड़बड़ा गए और मेरे पास आए, बोले कि रजनीश तुम निपात का नाम सुने हो? यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमने कहा कि हाँ, व्याकरण में निपात का प्रयोग किया गया है। हालाँकि निपात का जो अर्थ है, ये एक से अधिक अर्थ है। शब्द के अनेक अर्थ जब प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसको हम निपात कह देते हैं। यास्क इस पर ज़्यादा विचार किए हुए एक व्याकरणाचार्य रहे हैं, ठीक है ना? और माना जाता है कि जो निपात है, वो शुद्ध अव्यय के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पर अव्यय को लेकर भी है कि कौन असली है, कौन नकली है। तो इस तरीके से आपको अव्यय समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट हमें पढ़ना है, ठीक? आगे बात करते हैं, जो कि हिंदी व्याकरण का एकदम से प्राण है। आप भले इसके पहले की चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो यहाँ पर मैंने सूची दिया है, आप बिल्कुल इससे सहमत हो गए होंगे। आप अलर्ट भी हो गए होंगे कि क्या है पढ़ना है जिसको इन्होंने प्राण कहा। तो शब्द से पहले आपको शब्द रचना के बारे में पढ़ना है। शब्द रचना, शब्द किसको कहते हैं? जिसको आप जानते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। जब ध्वनि मिल जाती है, जैसे हमने लिखा कलम, ठीक है? तो उसका सही होना चाहिए कमल। अगर मैं इसको लिख दिया, ठीक, मलक, तो इसका कोई मतलब नहीं। ऊपर के दोनों क्या कर रहे हैं? अर्थ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का हमने शब्द लिखा है वो सार्थक नहीं। यानी कि शब्द सार्थक और निरर्थक 2 तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लोटा-वोटा, पानी-ऊनी, खाना-ऊना, अलग-अलग जगहों पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में शब्द संरचना का निर्धारण कैसे किया जाता है, वो आप देखेंगे तो पूरा लगेगा कि हिंदी व्याकरण इसी पर आधारित है, इसी पर बेस है। तो शब्द रचना में आप देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शब्दों से खूब सवाल पूछे जाते हैं कि कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। और विद्यार्थी याद भी करते हैं पूरा। कई विद्यार्थी तो हिंदी व्याकरण की किताब ही पूरा याद कर लिए हैं। और थोड़ा-सा भी कोई बोल देता है कि नहीं आपने गलत बताया है, तो तुरंत पेज उलटना शुरू कर देते हैं कि नहीं देखिए मैं इस पेज पर पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर समझना है। हिंदी व्याकरण रटना नहीं है, उसको समझना है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृतनिष्ठ जो शब्द होते हैं, तत्सम, जिसकी चर्चा हमने हिंदी-उर्दू विवाद के संदर्भ में की हुई थी कि राजा लक्ष्मण का मानना था, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, कि हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो हो गया तत्सम। तद्भव, जो बिगड़ा रूप है, संस्कृत के शब्दों का ही बिगड़ा रूप है। जैसे उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं हस्त और फिर हाथ, ठीक? देशज, जो कि किसी खास क्षेत्र विशेष में बोला जाता हो, देशज हो गया। विदेशी, विदेशी शब्दों से खूब सवाल आते हैं, जैसे कि कौन अरबी है, कौन फारसी है, कौन जापानीज़ है, कौन चाइनीज़ है, कौन पुर्तगाली है। जैसे अलमारी शब्द है, इससे खूब सवाल आता है। तो ये जो विभेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये व्युत्पत्ति के आधार पर है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कौन-कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है? विदेशज से खूब सवाल पूछे जाते हैं कि काजू किस शब्द का है? चश्मा किस कहाँ से लिया गया है? या फिर रिक्शा शब्द कहाँ से लिया गया है? सिगरेट, या फिर एक बड़ा चर्चित क्वेश्चन आता है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ये भी सवाल आता है। अब देखा जाए कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है? तो इसके भी अलग-अलग उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि व्याकरण में पारिभाषिक सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, उदाहरण से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन योग रूढ़ है। शब्द रचना कैसे निर्मित होती है? मूल शब्द रहते हैं, फिर उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण होता है। ठीक? तो उपसर्ग आप जानते हैं कि शब्द के पहले आकर लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। और प्रत्यय जो हैं, वो शब्द के बाद में आकर लगते हैं और वो भी अर्थ को बदल देते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर हमने अपने हिंदी व्याकरण के वीडियो में चर्चा की हुई है। लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को आप सभी वैकल्पिक तौर पर देखिए कि यदि आप कोचिंग नोट्स यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चैनल से समझिए। हमारा यही प्रयास है कि आपको विकल्प प्रदान करें। जो हजारों रुपए देकर लोग अपने कोर्स को बेच रहे हैं, वो अपने रेट को घटाएं। हमारी उपलब्धि क्या है कि उनकी दुकान बंद हो जाए, ये नहीं है। हमारी उपलब्धि ये है कि उनके रेट कम हो जाए। आप देख रहे हैं हर तीज त्योहार पर लगातार कोर्सेज के दाम कम होते जा रहे हैं, भारी गिरावट आ रही है। हंसी आती है, मैं देखता हूँ 90% ऑफ चल रहा है। क्या करने की जरूरत है? कंटेंट अच्छा रहेगा तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। यहाँ पर कंटेंट पर जोर दिया जाता है। अभी तक आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा और सच्चाई देखने के लिए मैंने बताया है कि आंखों को देखिए। तो आपने देखा कि उपसर्ग प्रत्यय सभी को आप समझ लिए। विशेष विशेषण के बारे में पीछे भी हमने बतलाया कि विशेषण की जो वो है, खासतौर से समास में आप देखेंगे कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास, तो वहां पर विशेष विशेषण की चर्चा बार बार की जाती है। संधि के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना। ये सभी जो पॉइंट है, ये शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समास हो गया। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? समास के भी वैसे तो आपने 6 भेदों को पढ़ा होगा, लेकिन अलग-अलग किताबों में अलग-अलग भेद हैं। तो जब समास पे हम चर्चा करेंगे या फिर हमने वीडियो में चर्चा की हुई है, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा पॉइंट आपका मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम से पहले शब्द रचना को बिल्कुल ध्यान में जाइए कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्द ऋण जितना भी है, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, संधि, समास, सवाल पूछा जा सकता है कि ये संधि समास किसके अंतर्गत है? शब्द। अभी आगे मैं अर्थ पर बात करूंगा, इसलिए आपको जोर देना है। इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थ को लेकर। अब आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र में, जिसको कि हम संस्कृत काव्य शास्त्र बोलते हैं, उसमें आचार्यों ने कविता को कहा था शब्द और अर्थ के मेल को हम काव्य कहते हैं। शब्दार्थो सहित काव्यम। तो व्याकरण में शब्द और अर्थ का कितना रोल है? तो जिस तरीके से हमने कहा कि शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से अर्थ भी महत्वपूर्ण है। अब आपको अंतर करना है कि शब्द के अंदर हमें क्या पढ़ना है, अर्थ के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो शब्द का आपने देख लिया, अर्थ में देखिए आपको क्या पढ़ना है। कोशीय और व्याकरणिक शब्दों को पढ़ना है, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ना है, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम और विपरीतार्थक शब्द, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, एक शब्द का विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग, ध्वन्यात्मक, द्व्युक्ति मूलक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों को किस में रखोगे, शब्द में या अर्थ में? तो अब आप तुरंत बता देंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियां हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके अर्थों के आधार पर हमें सही उत्तर तक जाना पड़ता है। 9 2 11 होना मतलब पाठ्यक्रम छोड़कर भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, पैसा लेकर भाग जाना। तो ये है, अर्थ प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। शब्द में आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जो बना हुआ है। संधि समास किसमें है? शब्द में है। और अर्थ में आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम, काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। विलोम से खूब सवाल पूछे जाते हैं प्रवक्ता परीक्षाओं में, यूपी टीजीटी पीजीटी में खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। ये एक तरीके से एकदम से हिंदी व्याकरण का मैं बोलूं तो जान है। आप उसके पहले करना पड़े, लेकिन इन दोनों इकाइयों को जरूर पढ़ें। शब्द रचना और अर्थ रचना को बिल्कुल पढ़कर जाइए। ढेर सारे सवाल यहाँ से फंस जाते हैं। विद्यार्थी पूछते हैं ना कि हिंदी व्याकरण में कौन सा ऐसा पोर्शन पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर लें, तो इन दोनों को आपको बिल्कुल पढ़ना है। आगे बात करते हैं रस, अलंकार और छंद। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि रस से सवाल पूछे जाते हैं, अलंकार से सवाल पूछे जाते हैं, छंद से सवाल पूछे जाते हैं। और जितनी अच्छी पढ़ाई 8वीं 9वीं में हो जाती है रस अलंकार छंद की, क्योंकि उच्च कक्षाओं में रस अलंकार छंद बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे फिर वही पीएचडी और इंटरव्यू इत्यादि की याद आ रही है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं, तो कोई हमारे टॉपिक से एक दो सवाल पूछता है, फिर सीधे वो व्याकरण में चले जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों को पता है कि इनका व्याकरण कमजोर होगा, क्योंकि ये व्याकरण पढ़े नहीं ठीक से। पीएचडी कर चुके हैं लेकिन व्याकरण पढ़े ही नहीं होंगे। इसीलिए आपने देखा कि लोग रस से सवाल पूछ देते हैं, अलंकार से सवाल पूछते हैं, छंद से। और अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो पहली बार में जेआरएफ निकाल लेते हैं, टॉपर रहते हैं और यूट्यूब चैनल्स पे खूब इंटरव्यू देते हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। उनको लगता है, लोग भनभनाते हुए बाहर निकलते हैं कि हम व्याकरण पढ़ाने के लिए आए हैं क्या हायर एजुकेशन में।
लेकिन इंटरव्यू तो तय कर दिया उनका व्याकरण से कि आपका क्या होगा। हालाँकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ और इंटरव्यू के पहले मैं उतना ही कॉन्फिडेंस से व्याकरण तैयार करके जाता हूँ। और जब व्याकरणों के सवालों को पूछा जाता है और मैं बता देता हूँ, तो बोर्ड भी थोड़ा सख्ती में रहता है कि ये तो है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा फ़ोकस करवा रहा हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिर्फ़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने के लिए नहीं यहाँ पर आया हूँ, बल्कि आपके एकेडमिक कैसे मजबूत हो, आप कैसे अ, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर लें या फिर परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के हिसाब से तैयारी कर लें, हर एंगल से तैयारी करें। तो रस, अलंकार, छंद से प्रायः सवाल आते हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा, जहाँ पर इनसे सवाल ना आए। तो रसों को लेकर भी अलग-अलग चर्चाएँ 8 महीने लिखा हुआ है, आपको देखते ही 8 भरत मुनि की याद आ गई होगी कि उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी। मान लीजिए आपने नहीं ध्यान दिया लेकिन एग्ज़ाम में आया, तो मेरी ये वाणी आपके कानों में गूँज जाएगी कि मैं कहीं पढ़ा था कि 8 बताया गया है। आप वहाँ पर सवाल कर लेंगे और थैंक्स गॉड कहते हुए बोलेंगे कि मैं अनुराग हिंदी अकेडमी से जुड़ा था और सर की जो आवाज़ है यहाँ से निकल रही है, दिमाग से मैं काम कर रहा हूँ। रस बिल्कुल ध्यान में रखिए कि भरत मुनि का 8 दिया गया है और अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग माना है। उसमें सवाल पूछ लिया जाता है कौन रसवादी आचार्य क्या-क्या है? तो ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है। अब शब्द शक्ति से सवाल पूछे जाते हैं। तो शब्द शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 3 शब्द शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और इन पर हमने विस्तार से अपने हिंदी व्याकरण के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ढेर सारे विद्यार्थी उनको देखे भी होंगे, जो नहीं देखे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि हिंदी व्याकरण ये क्या पढ़ा पाएँगे, लेकिन आप जाकर देखिए, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो व्याकरण पे ज़्यादा अपने को मजबूत बनाया हुआ है, विशेषज्ञता के रूप में रखा हुआ है। तो आप ऊपरी आवरण, बाह्य सौंदर्य पे मत जाइए, कंटेंट पर जाइए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो कीमती समय है, उसमें से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। आप पढ़ते जाएँगे और मजबूत होते जाएँगे। तो शब्द शक्तियाँ आप जाकर देख लीजिए वहाँ से। अलंकारों को लेकर भी तमाम है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सवाल पूछ लिया जाता है कि शब्दालंकार कौन है, अर्थालंकार कौन है? मैंने एक उदाहरण भी बताया था, एक सूत्र बताया था अवश्य। ठीक, तो शब्दालंकार अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक ये क्या हो गए? शब्दालंकार में हो गए। शेष जितने बच रहे हैं वो सब अर्थालंकार हैं। और छंद को लेकर भी हमने काफ़ी बेहतरीन और मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है। खास तौर से हिंदी छंदों को लेकर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, दोहा, सोरठा, बरवै, ठीक है? और कवित्त इस तरीके से जो है रोला, तो उन छंदों को जाकर ज़रूर देखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? कौन-कौन से पॉइंट हो सकते हैं? किस पे हमें विशेष जोर देना है? इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपने जो भी अपना कीमती समय दिया होगा, आपका दिमाग खुला होगा और आपको लगा होगा कि नहीं, हमें इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी तो तैयारी आप करते रहेंगे, हिंदी व्याकरण का फ़ॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा कर आएगा, आप बता देंगे। कई क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं, लेकिन अगर अलग पैटर्न पर भी आए, मतलब कि आप जो पढ़े हुए हैं वो ना आकर उसी पैटर्न पे, उसी फ़ॉर्मूले पर आ जाए, तो भी आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।